नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियस स्टार्ट किया था, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, न्यूक्लियर लैमिना को कंप्लीट कर लिया था। अब हमने स्टार्ट करना है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर द ओनली चैनल थ्रू विच स्मॉल पोलर मोलिक्यूल आयन एंड माइक्रो मोलिक्यूल प्रोटीन, माइक्रो का मतलब जिनका साइज ज़्यादा है, वो प्रोटीन हो चाहे आरएनए हो, ट्रैवल बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब एक ये चैनल है जिसके थ्रू पोर छेद है, जिसके थ्रू मोलिक्यूल क्या कर लेंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो पोलर मोलिक्यूल हो, आयन हो या माइक्रो मोलिक्यूल हो। द न्यूक्लियर पोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिव ट्रैफिक ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियर पोर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिलेक्टिव ट्रैफिक के लिए ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड आरएनए बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर अबाउट 30 टाइम्स द साइज ऑफ ए राइबोसोम। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अबाउट 30 टाइम ज़्यादा बड़ा है राइबोसोम से। इन वर्टिब्रेट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज कम्पोज्ड ऑफ 30 to 50 डिफरेंट पोर प्रोटीन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो 30 से 50 डिफरेंट पोर प्रोटीन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन, उनका बना होता है। मोस्ट ऑफ विच आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज। जो मैक्सिमम जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। विजुअलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील दैट द एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ 8 स्ट्रक्चरल सबयूनिट्स सराउंडिंग अ सेंट्रल चैनल वाया ईच विच मोलिक्यूल पास। मतलब जब इसका विजुअलाइजेशन किया गया या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, तो हमें क्या मिलता है, 8 स्ट्रक्चरल सब यूनिट इसकी देखने को मिलती हैं। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ 8 स्पोक अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल चैनल, देखो वी कैन से इट हैज ऑक्टागोनल सिमेट्री, इसलिए इसको बोल सकते हैं 8 है तो ऑक्टागोनल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए द स्पोक आर कनेक्टेड टू रिंग। जो स्पोक है वो जो रिंग है उससे कनेक्टेड है एट द न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक सरफेसिस पर। ठीक है, एंड द स्पोक रिंग असेंबली इज एंकर्ड, और जो स्पोक रिंग असेंबली है वो एंकर्ड है विद इन द न्यूक्लियर एनवलप एट साइट ऑफ फ्यूजन बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिंग। जो प्रोटीन फिलामेंट हैं वो एक्सटेंड होते हैं दोनों साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिंग से, फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट बेस लाइक स्ट्रक्चर, एक बेस लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं ऑन द न्यूक्लियर साइड। मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए हुए हैं, तो उनमें एक ये मॉडल है। ये पूरे इस मॉडल से आपको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ये स्पोक रिंग असेंबली है आपकी, ये वाली, ये वाली। ठीक है, उसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है। ठीक है, ये वाले, ये क्या है, सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है। ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है, ये वाली। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर रिंग है। 8 बताई थी होती है। न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है, ये सेंट्रल चैनल के द्वारा क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको एक बार देख लेना। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। पोर कॉम्प्लेक्स एज ए वॉल इज ए व्हील लाइक, ये चक्के की तरह होता है जिसे व्हील लाइक बोलते हैं। 2 पैरेलल रिंग होती हैं आउटलाइनिंग द रिम ऑफ द व्हील। ठीक है, ईच कंसिस्ट ऑफ द 8 सब यूनिट, 8 सब यूनिट होती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा, प्रोटीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रिम, जो प्रोटीन होता है वो एक्सटेंड होता है रिम, प्रोटीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिम इनटू द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस से जाता है वो, में हेल्प एंकर द पोर कॉम्प्लेक्स, और हेल्प करता है पोर कॉम्प्लेक्स को एंकर करने में, पकड़ने में, टू द एनवलप। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एंकर प्रोटीन। ठीक है, जो जकड़ने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं ताकि मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से पकड़ा जाए। ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया एंकर प्रोटीन, इन्हें हम एंकर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, फाइबर आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द रिंग, जो फाइबर होते हैं वो भी एक्सटेंड करते हैं रिंग फ्रॉम द रिंग इनटू द साइटोसोल, साइटोसोल में। ठीक है, एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म विद दोज ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म साइड फॉर्मिंग ए बास्केट, एक बास्केट की तरह ये बनता है। ठीक है, फाइबर आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द रिंग इनटू द साइटोसोल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म विद दोज ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म साइड फॉर्मिंग ए बास्केट। ठीक है, अब ये देखिए जी, ये है न्यूक्लियर लैमिना आपकी। उसके बाद ये क्या है, बास्केट ऑफ फाइबर, 1 2 3 4, ये देखिए जी, ये है बास्केट ऑफ फाइबर। ये है रिंग सब यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब यूनिट है। ये स्पोक चक्का बना हुआ है,
ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स 120 एनएम का, ये पूरे का पूरा। अब इस पोर जो कॉम्प्लेक्स, इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जितने भी ट्रैफिक ये है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल आते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितने भी आदान प्रदान होता है उसको ये रोकता है। मतलब जैसे टोल होता है, टोल समझा है आपने, ठीक है, सिटी से पहले होता है जब आप एंट्री करते हो, तो उससे ही ये पता चल जाता है कितने साधन है जो एंट्री की है सिटी में, ठीक है। तो इसी तरह ये होता है, पता चल जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में कितने मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आरएनए सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस आर एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। आरएनए कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियस पे बनता है। अब बन गया, बन के इसको एक्सपोर्ट करना है, भेजना है साइटोप्लाज्म को, तो किसके थ्रू जाएगा? ठीक है, तो ये पोर के थ्रू जाएगा। कन्वर्सली प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फंक्शन, कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन चाहिए आपको किस चीज़ के लिए? फंक्शन करवाने के लिए, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द। अब ट्रांसक्रिप्शन में जो फैक्टर हेल्प करते हैं वो बनते कहाँ है? वो बनते तो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन उनकी जरूरत कहाँ है? न्यूक्लियस। तो उनको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजा जाता है, जाओ भाई वहाँ आपकी जरूरत है, ठीक है। मैनी प्रोटीन शटल कंटिन्यूसली बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। काफ़ी सारे जो प्रोटीन हैं वो क्या करते हैं? शटल का काम करते हैं, कहाँ पर? बिटवीन द न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, एंड द साइटोप्लाज्म के बीच में, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज के बेस पे, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल थ्रू द न्यूक्लियर पोर। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, कॉम्प्लेक्स बाय वन ऑफ टू डिफरेंट मैकेनिज्म, दो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया? चलो जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द एनपीसी, ठीक है। भाई ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे अब? तो एक तो होता है पैसिव डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम प्रोटीन ऑफ लेस मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे और कुछ प्रोटीन होंगे लेस मॉलिक्यूलर मास के, पास फ्रीली थ्रू द पोर, वो पास होंगे थ्रू द पोर आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्ट प्रोटीन एंड आरएनए अनेबल, जो मोस्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या आरएनए है, अनेबल टू पास थ्रू द ओपन चैनल, ये पास नहीं हो पाएंगे ओपन चैनल के थ्रू। सो दे पास वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो ये पास होते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाय एन एक्टिव प्रोसेस के थ्रू सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी एटीपी का खर्चा यहाँ पर होता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस are the only channel through which small polar molecule ion and macromolecule travel between the nucleus and cytoplasm. Depending on the size molecule travel through the nuclear complex by one or two different mechanism. Passive transport, active transport, energy dependent है, ये हम डायग्राम पहले ही देख चुके हैं। ये देखिए मोलिकुलर ट्रैफिक थ्रू द न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पैसिव डिफ्यूजन होगा स्मॉल मोलिक्यूल का, स्मॉल मोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। प्रोटीन है या बड़े जो मोलिक्यूल है जैसे आरएनए या प्रोटीन, इनको बाहर भेजना है या अंदर लेके आना है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या होगा? एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? ट्रांसपोर्ट वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? द एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म द कंड्यूट फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक कंड्यूट बनती है, एक रास्ता बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द एनपीसी आर प्रोटीन। मोस्टली क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्रोटीन, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन या आरएनए की सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्रोटीन का? ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आर सिग्निफिकेंट एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ जीनोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन तो हर जगह चाहिए, तो इनका ट्रांसपोर्ट है वो क्रिटिकल और क्रूशियल हो जाता है।
इंपॉर्टेंट प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आर, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस से, हिस्टोन आ गया, डीएनए ट्रांसपोर्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेजेज, आरएनए पॉलीमरेजेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्प्लाइसिंग फैक्टर, ये सारे के सारे न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्रोटीन आर टारगेटेड टू द न्यूक्लियस, प्रोटीन को टारगेट किया जाता है न्यूक्लियस की तरफ बाय स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसेज। कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसेज होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एनएलएस सिग्नल। काफ़ी चर्चा में रहता है ये और हॉट टॉपिक है सीएसआईआर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सीएसआईआर भी और एचपीएससी दोनों ही पूछते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको अच्छे से समझना है। द सिग्नल आर रिकॉग्नाइज बाय द ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, सिग्नल को पहचानने के लिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। एंड दे डायरेक्ट द ट्रांसपोर्ट टू द ऑफ द प्रोटीन, जैसे ही उनको अपने मतलब का जो प्रोटीन है वो मिलेगा, ठीक है, जो उनको असाइन होगा वो उसको लेंगे और फिर आगे मैसेज को पास कर देंगे। अब ये है मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, कैसे न्यूक्लियस के अंदर आता है और बाहर न्यूक्लियस से आउट होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, डीएनए है, ठीक है, डीएनए आरएनए बनना, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट, ये अंदर आएंगी, प्रोटीन न्यूक्लियस है ये, ठीक है, बाहर आएंगी ये। अब जैसे प्रोटीन नीडेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीटेड प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन नीडेड फॉर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, जैसे ही जरूरत पड़ेगी अंदर आ जाएंगी, ठीक है। एनएलएस फर्स्ट वाज मैप्ड बाय न्यूक्लियर लोकलाइजेशन रीजन, मैंने पहले भी बोला है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये डिटेल में है थोड़ा, इसको देखते हैं। एनएलएस वाज फर्स्ट मैप्ड इन डिटेल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एलन स्मिथ, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था एलन स्मिथ ने। द वायरल साइमियन वायरस SV40 जो होता है, ठीक है, साइमियन वायरस, टी एंटीजन प्रोटीन वाज यूज्ड एज ए मॉडल फॉर स्टडीज ऑफ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन इन एनिमल, सबसे पहले इसे एनिमल सेल में स्टडी किया गया था और उसके लिए SV40 वायरल है जो उसका टी एंटीजन को उसमें ये देखा गया था। ए वायरस एनकोडेड प्रोटीन टी एंटीजन इज ए 94 किलो डाल्टन प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर SV40 डीएनए रेप्लिकेशन एंड इज नॉर्मली लोकलाइज्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ SV इन्फेक्टेड, क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। एनालिस ऑफ टी एंटीजन, एनालिस क्या है भैया टी एंटीजन का, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल फॉर टी एंटीजन। अब यहाँ से सीएसआईआर ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 4 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है, तो दोनों नंबरों में सीएसआईआर ने पूछा है एनालिस फॉर टी एंटीजन। अब देखिए एक सीक्वेंस होती है 7 अमीनो एसिड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस सीक्वेंस को आपको याद करना है, वो सीएसआईआर पूछता है आपसे हर बार और एचपीएससी भी पूछ ही लेगा यहाँ से, ठीक है। तो वो है प्रोलिन, लाइसिन, 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 आर्जिनिन, लाइसिन, विलाइन, ठीक है। 7 अमीनो एसिड की ये क्या है, सीक्वेंस है, ये आपको याद होनी चाहिए। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फाइंडिंग दैट म्यूटेशन ऑफ सिंगल लाइसिन रेसिड्यू प्रिवेंट न्यूक्लियर इंपोर्ट। इसका पता कब चला, लाइसिन में एक म्यूटेशन होगी, ठीक है, एक सिंगल लाइसिन में, उसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो तब पता चला था कि ये 7 अमीनो एसिड की सीक्वेंस है जो क्रूशियल है एनएलएस के लिए। Nuclear localization signal have since been identified in many other protein. Some of these sequences, like that of T antigen, are short stretches rich in basic amino acid residue. Lysine maximum क्या होता है इसमें, basic amino acid residue जैसे lysine और arginine, ठीक है। Nuclear localization signal for nucleoplasm is a bipartite consisting of lysine, arginine followed by a lysine, 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 lysine sequence located 10 amino acid further downstream sequence, ठीक है। Bipartite sequence है, however many time amino acid that form the nuclear localization signal are close together but not immediately adjacent to each other. For example, the nuclear localization signal for nucleoplasmin है protein involved in chromatin assembly. जो nucleoplasmin है ये एक प्रोटीन है जो chromatin assembly में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें के कंसिस्ट 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट है, लाइसिन प्लस में आर्जिनिन, ठीक है। Nuclear signal both the lysine, arginine, lysine, lysine, lysine sequences of nucleoplasm are required for nuclear targeting, but the 10 amino acid between these sequences can be mutated without affecting nuclear localization. इनके बीच में जो 10 अमीनो एसिड होते हैं इन सीक्वेंस के बीच में, उन अमीनो एसिड को क्या किया जा सकता है, म्यूटेट किया जा सकता है, और जब उनको म्यूटेट करते हैं तो न्यूक्लियर जो लोकलाइजेशन है वो इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कर सकते हैं म्यूटेट। व्हेन द एनालिसिस सीक्वेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेपरेटेड एलिमेंट इट इज कॉल्ड बाइपार्टाइट। जब ये 2 अलग सेपरेट एलिमेंट की बनी होती है तब इसे क्या बोलते हैं, बाइपार्टाइट, लाइक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन। सिमिलर बाइपार्टाइट मोटिव appear to function as the localization signal of many nuclear protein and they are more common than T antigen NLS. Structure of the nuclear localization signal vary considerably, थोड़ा थोड़ा वैरी करता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है।
Analysis consists of the basic amino acid residue are often termed the basic or classical nucleic localization signal. Protein which are exported from nucleus have nucleic export signal. प्रोटीन जो एक्सपोर्ट होंगे यानी इन्हें दूसरी जगह भेजा जाएगा, उनके पास क्या होगा, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होगा। ठीक है, क्या होगा उनके पास, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होगा। समझ में आ गया। चलो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, एनालिसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन, एनालिसिस are recognized by protein that function as a nuclear transport receptor। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर आर मेंबर ऑफ एनालिसिस को पहचानेंगे कौन, तो उनको पहचानने के लिए रिसेप्टर होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर जिसे बोलते हैं NTR। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर हैं, ये पहचानेंगे उनको। ठीक है, ये किस फैमिली के आते हैं, कायरोफेरिन प्रोटीन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, कायरोफेरिन आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ये एक तरह का ग्रुप है प्रोटीन का जो कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, उनमें हेल्प करवाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्पोर्टिन, एक होते हैं एक्सपोर्टिन। ठीक है, इम्पोर्टिन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इम्पोर्टिन का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट करना, यानी मेन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा CSIR और HPSC दोनों में। अब आपको याद रखना है मेन सेंटर क्या है, जहाँ आप रहते हो वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपको दिमाग पे रखना है। अब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे यानी बाहर से मंगाओगे ना, तो आपने साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ मंगाई आपके काम के लिए, तो वो होगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म से किसी भी मटेरियल का आना न्यूक्लियस। अब क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे कोई चीज़, तो आप कहाँ से भेज रहे हो, आप न्यूक्लियस में रहते हो तो न्यूक्लियस से ही भेजोगे ना। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चीज़ को भेजना या ट्रांसफ़र करना, वो हो गया वहाँ किसका यूज होता है, एक्सपोर्टिन का। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टिन है, एक्ट विद एन एडेप्टर कायरोफेरिन हेट्रो डाइमर टू इंपोर्ट प्रोटीन कंटेनिंग द बेसिक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, जैसे कैप और बीटा 1। ये एग्जांपल आपके इंपोर्टिन के। सम कैरियोफेरिन एक्ट एज इंपोर्टिन फॉर वन प्रोटीन एंड एक्सटेंड फॉर अनदर। ये कह रहा है कुछ कैरियोफेरिन ऐसे भी होते हैं, एक प्रोटीन के लिए तो इंपोर्टिन का काम करते हैं और वही सेम दूसरे के लिए एक्सपोर्टिन का काम करते हैं, यानी ड्यूअल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका है कैरियोफेरिन विद नॉन सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले ये देखिए जी, कैप अल्फा कैप बीटा 1 डाइमर है। प्रोटीन विद बेसिक अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड न्यूक्लियर लोकलाइजेशन के साथ है, सिग्नल न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, स्नर्प प्रोटीन सेकंड एग्जांपल है, जो कि ये भी क्या है, इंपोर्ट करता है, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ आएगा। इसके सबस्ट्रेट हो सकते हैं SNRNP U1 U2 U4 U5। कैप बीटा 1 अलोन अकेला हो सकता है, सबस्ट्रेट इसके CDK/साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस। कैप बीटा 2 mRNA बाइंडिंग प्रोटीन राइबोसोमल प्रोटीन। इंपोर्टिन 7 कैप बीटा 1 डाइमर हिस्टोन H1 हो सकता है, इसमें राइबोसोमल प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, इंपोर्टिन 7 कैप बीटा 1 डाइमर हिस्टोन H1 राइबोसोमल प्रोटीन। एक्सपोर्ट करना है आपको, ठीक है, न्यूक्लियस से आपको क्या है, साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो वहाँ यूज़ होगा CRM1 Cas1 एक्सपोर्टिन T एक्सपोर्टिन 4। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है CRM और कैस, ये क्या है, एक्सपोर्टिन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इस टेबल से क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो ये मूवमेंट हो रही है इसका रेगुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रेगुलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्शाते रहिए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो हम मेरे हिस्से की या हमारे हिस्से की जो इम्प्रूवमेंट है वो हम करते रहेंगे। जैसे जैसे आप हमको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो हम इम्प्रूवमेंट भी करते रहेंगे। अगर आप बताएंगे नहीं कमियों को तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ये तो आप भी जानते हैं ना। तो आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास अच्छी है। अगर एक बच्चा देख रहा है तो वो भी बताए, कोई 2 बच्चे देख रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो आप नीचे में बताए। ठीक है, कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लेवल को कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है या मेंटेन करना है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, बिना पढ़ाई से रिलेटेड, कैरियर से संबंधित, बेझिझक आप बता सकते हैं। वहाँ नहीं बताना चाहें तो आप टेलीग्राम का चैनल है हरियाणा सेंट्रल के नाम से, वहाँ आप आके डिस्कशन कर सकते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड हर चीज़ों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।